जब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल जीता तो एक रिकॉर्ड 3.20 करोड़ लोगों ने फाइनल मैच देखा। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक पर्सन की वजह से, जिनका नाम मुकेश धीरूभाई अंबानी है। उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में लोग जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल देखेंगे। अब डिजिटल इंडिया टाटा आईपीएल सिर्फ जियो सिनेमा पर देखेगा। और यही नहीं, कमेंट्री भी 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल थी, जैसे कि भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली और उड़िया। इतने सारे लोगों ने जियो सिनेमा पर आईपीएल देखा, जिसके चलते बॉलीवुड भी अपनी कई सारी फिल्में जियो सिनेमा पर रिलीज कर रही हैं। जियो सिनेमा की इस स्ट्रेटजी की वजह से हॉटस्टार को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ रहा है। ये सब कुछ हमने पहले भी देखा है, जब जियो ने डेटा पैकेज पर काफी शानदार ऑफर्स दिए थे। इसी वजह से कई कंपनीज बंद हो गईं और एयरटेल जैसे प्लेयर को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। अंबानी आज हमारे आसपास की कई चीजों के मालिक हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि अंबानीज हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से राज करते हैं। और उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी को समझना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप माने या ना माने, इंडिया की इकोनॉमी का फ्यूचर मुकेश अंबानी के हाथों में है। जब भारत को आजादी मिली तब हम ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। 1947 में एग्रीकल्चर सेक्टर ने इंडिया की जीडीपी का 54% हिस्सा लिया था, और यही आज ये घटकर 17% रह गया है। ब्रिटिश के राज के दौरान उनकी इंडस्ट्रीज तो डेवलप्ड हो गईं, तो वहीं इंडिया की इंडस्ट्री तबाह हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि धार्मिक देश भारत को एडवांस बनाने के लिए विकास योजनाएं जरूरी हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी इंडस्ट्रीज हमारे देश की अपडेटेड मंदिर होंगे। लेकिन उस टाइम इंडिया में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी, और जो थी वो ज्यादातर टाटा, बिरला और डालमिया के अंडर में थी। इसी दौरान एक यंगस्टर गुजरात से यमन गया क्लर्क बनने। गल्फ ऑफ अदन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में काम करने के बाद 1958 में वो अपने बिजनेस आइडिया के साथ इंडिया वापस आए। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक ट्रेडिंग बिजनेस की शुरुआत की। धीरूभाई अंबानी ने इंडिया से मसाले मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में एक्सपोर्ट किए। उनका ये बिजनेस कई सालों तक चला, लेकिन उसके बाद धीरूभाई अंबानी को एक फिर नया आइडिया आया। उसके बाद उन्होंने एक्सपोर्ट बिजनेस के बजाय टेक्सटाइल्स के बिजनेस में एंट्री करने का डिसीजन लिया। इसलिए 1966 में उन्होंने सिंथेटिक टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल कंपनी की शुरुआत की। ये वो टाइम था जब इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं थी। कानपुर और मुंबई की टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही थी। लेकिन क्यों? ये सब गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण हो रहा था। 1950 के बाद से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के भेदभाव के कारण काफी सारा लॉस हुआ। 1956 में सरकार ने फैसला किया कि कोई भी मिल अपनी कंपनी में नए लूम्स नहीं लगा सकता। सरकार का मानना था कि अगर उन्होंने इसकी परमिशन दी तो फैक्ट्रीज में पावर लूम्स लगा दिए जाएंगे। सरकार को डर था कि अगर ऐसा हुआ तो कई सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। लूम्स वो मशीन है जिनका इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है। 1965 से 1978 के बीच गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि किसी भी फैक्ट्री के प्रोडक्शन का 1% खादी का होना जरूरी है, क्योंकि वो लोकल बिजनेसेस को बढ़ावा देना चाहते थे। लेकिन धीरूभाई ने सोचा कि कपास पर नहीं, बल्कि सिंथेटिक टेक्सटाइल पर ध्यान देंगे। सिंथेटिक टेक्सटाइल जैसे कि पॉलिस्टर या नाइलॉन, ये एक केमिकल प्रोसेस से बनते हैं और ये कपास से सस्ते होते हैं। उस टाइम गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को रिप्लेसमेंट लाइसेंस देती थी। धीरूभाई ने इस लाइसेंस का यूज करके सस्ते कच्चे माल को इंपोर्ट किया और उन्हें इंडिया में ही बेच दिया, सारे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ते हुए। 1970 के टाइम में रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया में एक काफी बड़ी कंपनी बन गई। 1977 में रिलायंस ने आईपीओ लाया
और 1987 में रिलायंस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाया। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल की ओर बढ़ते हुए धीरूभाई ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल का बिजनेस शुरू किया ताकि पूरी सप्लाई चेन पर कंट्रोल रखा जा सके। एप्पल ने भी इसी तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई। कई सालों तक एप्पल के प्रोडक्ट्स में इंटेल के चिप्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वो अपने लिए खुद का चिप्स बना रहे हैं। 1986 में धीरूभाई अंबानी को दिल का दौरा पड़ा और वो अपने बिजनेस की देखभाल नहीं कर पाए। उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उनके बिजनेस को संभाला, लेकिन 2002 में धीरूभाई अंबानी के डेथ के बाद दोनों भाइयों के बीच रिलायंस के ब्रांड नेम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। 2005 में उनकी मां कोकिलाबेन ने बिजनेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया, जिससे भाइयों के बीच झगड़ा ना हो। मुकेश अंबानी को तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड का बिजनेस मिला, जबकि अनिल अंबानी को रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम्स और रिलायंस कैपिटल जैसे बिजनेस मिले। लेकिन 2009 में एक और प्रॉब्लम उठी। पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देवरा ने एक डील को कैंसिल कर दिया। अनिल अंबानी की पावर कंपनी को कम प्राइस पर गैस बेचनी थी। अनिल अंबानी ने पेट्रोलियम मिनिस्टर पर मुकेश अंबानी के साथ सीक्रेट डील करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गया और उसके बाद फैसला मुकेश अंबानी के पक्ष में आया। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड के 96% शेयर खरीदे, क्योंकि IBSL को सर्विस सेक्टर में ब्रॉडबैंड वायरलेस स्पेक्ट्रम मिला था। 2013 में इसका नाम बदलकर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कर दिया गया और इसी टाइम अनिल अंबानी की भी एक टेलीकॉम कंपनी आरकॉम नाम की थी, जिसके 15 करोड़ से भी ज्यादा टेलीफोन कस्टमर्स थे। हजारों किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्क और हजारों टेलीकॉम टावर थे। जब बात बिजनेस की आती है तो मुकेश अंबानी के पास जियो के लिए 4G लाइसेंस था, लेकिन अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम बिजनेस के लिए सारा कुछ तैयार था। इसलिए दोनों भाई ने एक डील किया, जिसमें मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को 1.5 अरब रुपए दिए ताकि जियो की ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का इस्तेमाल जियो की 4G सर्विसेज के लिए किया जा सके। ये डील 2005 के बाद दोनों भाइयों के अलग होने के बाद सबसे बड़ा डील था। उसके बाद भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और BSNL को जियो के खिलाफ खड़ा किया गया। आज हमारे कंट्री में 1 GB डेटा की कीमत 14 रुपए है। इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज की प्राइस अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। उसके बाद धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन पर 28 दिसंबर 2015 को जियो ने अपने एम्प्लॉइज के साथ ट्रायल शुरू किया। फिर 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी के 90 मिनट के लेक्चर के बाद जियो को पब्लिक के लिए लाइव कर दिया गया। जियो ने वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक सबसे ज्यादा 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। मुकेश अंबानी का एम था कि इंटरनेट की चार्जेस को इंडिया में वड़ा पाव से भी सस्ता बनाना है। मात्र 2.5 सालों में जियो ने 30 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर अपने साथ जोड़े, जो कि एयरटेल को इतने ही कस्टमर बनाने में 19 साल का समय लगा था। कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की थी और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा और इसी सपने को साकार किया जियो ने। रिलायंस का दबदबा सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर तक ही नहीं है, ये रिटेल सेक्टर में भी है। क्या आपको बिग बाजार याद है? 2 साल पहले आपने देखा होगा कि आपके बगल के बिग बाजार को रिलायंस के स्मार्ट बाजार में बदल दिया गया। आखिर ये कैसे हुआ? फ्यूचर रिटेल, जिसमें बिग बाजार, FBB और हाइपर सिटी शामिल थे। फ्यूचर ग्रुप एक बड़ी कंपनी थी, लेकिन फ्यूचर ग्रुप पर बहुत सारा कर्ज था। इसलिए उन्होंने अगस्त 2020 में रिलायंस रिटेल से फ्यूचर ग्रुप के पूरे रिटेल सेक्टर को और लॉजिस्टिक्स के बिजनेस को 24,700 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन इससे पहले डील होती, अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप में 49% की हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसकी फ्यूचर रिटेल में 4.8% की हिस्सेदारी थी। इसका मतलब था कि अमेज़न
फ्यूचर रिटेल को किसी और कंपनी को बेचने से रोक सकता था, लेकिन दिसंबर 2021 में ये डिसीजन आया कि अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो भी डील था वो सही नहीं था। इसका मतलब था कि फ्यूचर रिटेल के मामले में रिलायंस ने अमेजॉन को हराया। रिलायंस रिटेल ने अपने दबदबे को बनाने के लिए 3 स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया। पहली स्ट्रेटेजी थी कई कंपनीज को छोटे टाइम में खरीदना ताकि वो मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके। दूसरी थी मल्टी मॉडल अप्रोच का इस्तेमाल करना और तीसरी स्ट्रेटेजी थी ऑफलाइन से ऑनलाइन को मिलाना। रिलायंस ने न केवल रिटेल कंपनी को खरीदा बल्कि कई मीडिया कंपनी में भी इन्वेस्ट किया। 2012 में रिलायंस ने नेटवर्क टीवी 18 में निवेश शुरू किया और 2014 तक उन्होंने नेटवर्क 18 के मेन मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस, टाटा या अडानी अपने बिजनेस के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रही है। जियो, जिसने हमारे देश को पूरे तरीके से डिजिटल बना दिया, और आज हमें साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया डिजिटली कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।